हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से रिलेटेड बड़े ही अच्छे और इम्पोर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि बायो क्विज में हर बार लेके आती हूँ, इकोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इकोलॉजी के अंदर आपके 4 चैप्टर है। अगर किसी बच्चे ने अगर वो क्विज नहीं देखी है तो आप उनको देख के सेल्फ एनालिसिस करो। अब हम बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पे हैं और बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है। पहले यूनिट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी क्या और किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, एंड दूसरा जो चैप्टर है वो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आज जो भी एमसीक्यू है बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रिंसिपल एंड उसके प्रोसेसर जो हैं उनसे है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी बड़ी ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकल मटेरियल निकाल के उसको डायरेक्ट या किसी वेक्टर के साथ फिट करके उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डालते हैं। इन शॉर्ट, जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिकल मेकअप है वो हम चेंज कर रहे हैं ताकि हम डिजायर्ड जीन से बनने वाले डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को बायोरिएक्टर की हेल्प से ऑब्टेन करें और फिर उसका यूटिलाइजेशन करें। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के हर एक पॉइंट से बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। 50 एमसीक्यू है बायोटेक्नोलॉजी पे और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। Steered tank bioreactor have been designed for 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, ensuring anaerobic condition in the culture vessel, एंड थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड फोर्थ है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट्स। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। 4 ऑप्शन पढ़ के बड़े ध्यान से देखो। बायोरिएक्टर क्या है, वो जीएमओ रखने के लिए एक बड़ा सा वेसल है, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है या रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है उसको रखते हैं ताकि वहाँ से हम अपने डिजायर्ड जीन को या प्रोडक्ट को हम वहाँ से ले सकें। तो स्टीयर्ड बायोटैंक रिएक्टर की खास बात यह है कि पूरी प्रोसेस के दौरान वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PBR 322 का अगर आपको डायग्राम याद है तो वहाँ पे एक रीजन होता है और आई साइड के पास रॉप। तो ये रॉप बेसिकली क्या करता है, 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन रेप्लिकेशन ऑफ होस्ट जीनोम, प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ रेस्टिकेशन एंजाइम, थर्ड है प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, फोर्थ है प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ होस्ट आरएनए। मतलब आपको पता है रॉप रीजन बेसिकली रेप्लिकेशन के लिए है, लेकिन रेप्लिकेशन किसके लिए किया जा रहा है, तो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरीके से अगर ये ओराई साइट है तो ओराई साइट के पास ही एक रोप रीजन होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। रोप रीजन बेसिकली क्या करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है किसका, प्लाज्मिड में। यानी कि प्लाज्मिड की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें तो एक प्लाज्मिड वही अच्छा जिसके पास ओराई साइट की प्रेजेंस होती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू if a DNA is inserted in plasmid with encoding sequence of an enzyme beta galactosidase. First is it leads to insertional activation of enzyme producing gene. Second, a bacteria having a plasmid with insert gives colorless colony in the presence of chromosemic substrate. Bacteria having a plasmid without insert gives blue colored colony in presence of chromogenic substrate. And last question is the ability of enzyme synthesis is lost in the plasmid having insert. 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें से नॉट ट्रू यानी कि सही नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई डीएनए हम इंसर्ट कर देते हैं प्लाज्मिड के उस कोडिंग सीक्वेंस में जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन बनाता है, तो इट लीड्स टू इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि सही आंसर मतलब इन द सेंस ए इसका आंसर है, तो मतलब ए स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन, जबकि सही टर्म होती है वो होती है इंसर्शनल इन एक्टिवेशन।
ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो गया उनके साथ, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कि अगर कोई बैक्टीरिया है, उसके पास प्लाज्मिड है, उसके पास एक ऐसा जीन है जो कि ऐसा एंजाइम बनाता है जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर देता है। हमने क्या किया, उस जीन के अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन ऐड कर दिया। तो ये जो प्रोसीजर है इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है एक्टिवेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से जीन इंसर्ट कर दोगे तो अब वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन नहीं बनेगा, तो कलरलेस कॉलोनी हमें मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बैक्टीरिया हैविंग अ प्लाज्मिड विदाउट इंसर्ट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनी इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ये भी सही है क्योंकि ब्लू कलर की कॉलोनी हमें मिलती है। और लास्ट है द एबिलिटी ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, जो लॉस्ट कर देगा वो प्लाज्मिड, जो कि इंसर्शनल एक्टिवेशन से हो रहा है, इनएक्टिवेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बैक्टीरियल सेल है ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीनोम, हाउएवर द ट्रांसफर्ड cells did not produce desired protein, reason could be। तो टाइम आपका स्टार्ट हो गया। ह्यूमन जीन में have intron and bacteria cannot have splicing process, amino acid code for human and bacteria are different, human protein is formed but डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन जीन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने क्या डाल दिया, ह्यूमन जीन डाल दिया, तो अब वो ह्यूमन जीन प्रोटीन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, उसके पीछे रीजन साफ स्पष्ट लिखा हुआ है आपके सामने। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करने से पहले आपका जेनेटिक जो है, यानी कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला टॉपिक जो है वो बहुत स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो जीन होता है उसके अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों तरह के सेगमेंट होते हैं। ठीक है, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोन, और जो नॉन फंक्शनल जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोन, और जो नॉन फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, तो हम स्प्लाइसिंग करके जो इंटरप्ट करने वाले रीजन है इसको हटा देते हैं, बाकी के एक्सोन्स को जोड़ते हैं ताकि हम फंक्शनल एचएनआरएनए से एमआरएनए बना सकें। ये हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन वो आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये दिया हुआ है कि अगर हम ह्यूमन जीन को बैक्टीरियल सेल में डालते हैं तो बैक्टीरिया के पास स्प्लाइसिंग करने की कोई प्रोसीजर नहीं होती, क्योंकि स्प्लाइसिंग सिर्फ यूकैरियोट सेल में ही देखने को मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी इवोल्यूशनरी चेंजेस, ए साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बाय द कल्चरल बैक्टीरिया। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूजफुल टू मैनकाइंड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ध्यान से देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, या चौथा स्टेटमेंट आपका एज इट इज सही है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, समझो, देखो और सही आंसर चैट बॉक्स में लिखो। तो इसका सही आंसर है थर्ड। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कुछ ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जिससे हम ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किसी का जीन निकाल के किसी में डाल रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन अपना भला चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली चाहे वो प्लांट के पर्सपेक्टिव से बना रहा हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से बना रहा हो, चाहे वो अपने किसी ट्रांसजेनिक एनिमल का वो बना रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो यूजफुल होंगे ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एक टर्म आती है कॉम्पिटेंट फॉर ए बैक्टीरियल होस्ट सेल डिनोट। कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पे बताना है ए ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल, a bacterial cell ready to uptake foreign DNA, bacteria infected with bacteriophage, and last a product of desired gene inside a host bacteria। तो कॉम्पिटेंट जो है वो बड़ा ही अच्छा टर्म माना जाता है एक बैक्टीरियल होस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे बताना है सही आंसर। एक बैक्टीरियल सेल रेडी टू अपटेक फॉरेन डीएनए, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल अगर रेडी नहीं है किसी फॉरेन जीन को लेने के लिए, तो उस सेल के साथ हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि वो उस फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। फिर आता है PBR 322। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि जो ये PBR जो है
इसका मतलब क्या है? तो नेम है साइंटिस्ट का, स्टेबल मार्कर्स है, नेम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, या बैक्टीरियल जीनस या स्पीसीज है। तो बच्चों बता दो, PBR 322 बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। तो डेफिनेटली इस हिंट से इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, और इसका सही आंसर है कि ये दो साइंटिस्ट है, बॉलीवर और रोट्रीफॉस, जो कि PBR 322 का डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि 4 में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, जो करेक्ट है उनके भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे गलत कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से आप पढ़ो एंड आइडेंटिफाई करो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों, तो फटाफट यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर दो। हम उन सारे स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट गलत है तो आपको ये भी पता होना चाहिए गलत है तो वो क्यों गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस वाज हिंड सेकंड, बिल्कुल सही है ये। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, लेकिन कुछ की 10 to 15 कॉपीज, ये भी सही है। If frozen DNA can be ligate at a BAM H1 site of ampicillin resistant, नहीं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। DNA फ्रेगमेंट्स को अगर आपको देखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो आप UV रेडिएशन में देखोगे अगारास जेल के अंदर ऑरेंज कलर ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, क्यों पड़े होते हैं भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में, क्या करते हैं? तो ये स्टोरी है बहुत अच्छे से, बैक्टीरिया के अंदर ही डिस्कवरी की गई थी रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। क्या करते हैं वो हम पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको इसकी स्टोरी इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगी, और रोल तो तुम्हें पता भी होनी चाहिए, और पता भी होगी क्योंकि NCERT ने दिया हुआ है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, सॉरी, प्रोकैरियोट सेल में ही देखने को मिलेंगे। क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को फॉरेजन DNA। फॉरेजन DNA कहाँ से आएगा, तो बात चल रही है यहाँ पे बैक्टीरियोफाज की। बैक्टीरियोफाज क्या है, आपको पता है, वायरस है। तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई जब बैक्टीरियोफाज आके अटैक करता है तो उसका DNA आ गया, ठीक है। अब जो ये एंजाइम्स होते हैं इस DNA को कट कर देते हैं, ताकि ये जीन जो है या जेनेटिकल मटेरियल जो बैक्टीरियोफाज का बैक्टीरिया में आया है वो एक्टिवेट होके अपनी कॉलोनीज ना बना सके। तो इसके लिए वो अपने जेनेटिकल मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है मिथाइलेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ब्लू वाइट स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज इंसर्शनली इनएक्टिवेटेड। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन, यानी कि एक ब्लू कलर की कॉलोनी बनती है, एक वाइट कलर का रिकॉम्बिनेशन। तो सिलेक्शन के लिए आप कौन से जीन को यहाँ पे इंसर्शनली इनएक्टिवेट करोगे, तो बता दो भी इनमें से कौन सा जीन है जिसको हम इनएक्टिवेट कर दें, तो हमारा ये मेथड जो है कंप्लीट हो जाए। तो लैक्टेज जेड, देखो ये आपको लैकोपेरोन में याद होगा, आपने इस तरीके से प्रमोटर, यहाँ पे इनिबिटर रीजन या रिप्रेसर रीजन, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर जेड वाई और ए, ठीक है, इस तरीके से आपने 3 एंजाइम बनाए थे। तो जेड जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, जो कि एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के फॉर्म में कलर देता है, कौन सा, ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 कॉलम्स आपको दिए हुए हैं बच्चों, दोनों कॉलम्स को कुछ इस तरीके से मैच करो कि तुम्हारे बहुत सारे टर्म्स जो है ना वो सही हो जाए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इथिडियम ब्रोमाइड, माइक्रो इंजेक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपको टाइम आपका कंप्लीट मतलब स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है, तो आप अपने अपने आंसर जो है चैट बॉक्स में लिख दो, एंड सही आंसर जो है वो आपको बहुत सारे टर्म्स को क्लियरली समझ है तभी आप उसको निकाल पाओगे सही आंसर को, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सेकंड, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है सेकंड। ए जो है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स का, बिल्कुल सही है। इथिडियम ब्रोमाइड से हम डीएनए की स्टेनिंग करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन जो है उसको वो एक मेथड है जो वेक्टरलेस जीन का ट्रांसफर करेगा इनकॉम्पिटेंट सेल या होस्ट सेल में। एंड
उसके बाद में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो एम्प्लीफिकेशन करवाती है जीन का, और लास्ट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम सेपरेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट, जो कि बायोरिएक्टर के बाद की प्रोसीजर होती है। तो देखो आपके यहाँ पे 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है ना वो भी सही हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को रीड करना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कितने सही और कितने गलत है। ये वाले क्वेश्चन सबसे खतरनाक होते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा सही आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा चल रहा है इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में आपसे इतना पूछा जा रहा है कि कितने सही और कितने गलत है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से कितने सही और कितना कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो टाइम जो है बच्चों आपका स्टार्ट हो चुका है, तो बता दो कि हम लोग यहाँ पे सही और गलत दोनों के बारे में बात करेंगे, कितने सही और कितने गलत है, ठीक है। तो इसमें आपको सही है कौन कौन से और गलत है कौन सा, और वो सही कैसे होगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चारों के चारों स्टेटमेंट ही क्या है यहाँ पे सही है। तो ये 4 स्टेटमेंट 4 अलग क्वेश्चंस को लेके बैठे हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बस क्वेश्चन को थोड़ा ना इधर उधर घुमा के दिया गया और कुछ भी नहीं, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पॉलीमरेजाइजेशन रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन है या सॉदर्न ब्लॉटिंग है, ठीक है। तो इन विट्रो मतलब इन विवो होता है बॉडी के अंदर की कहानी, इन विट्रो होता है बॉडी के बाहर। अगर बॉडी के बाहर हम डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो ऐसा काम सिर्फ हम एक ही टेक्निक के थ्रू करते हैं, दैट इज अ पीसीआर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा पीसीआर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत सारे स्टेटमेंट है, बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और जो गलत है वो गलत क्यों है, सही है तो वो सही क्यों है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस देखने हैं यहाँ पे। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 मिनट्स में आपको बताना है कितने सही और कितने गलत है। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं बच्चों, क्योंकि इन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ही स्टेटमेंट इधर से उधर मोल्ड किया होता है, ठीक है। टाइम आपका खत्म हो चुका है और सही आंसर है कि 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है और एक गलत है। तो पहले तो ये बता दो कितने बच्चों को पता चल रहा है कि इसमें एक गलत कौन सा है, 3 सही कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि 4th स्टेटमेंट की बात करें कि प्राइमर्स क्या होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, बिल्कुल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब 2 से 4 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उस रीजन के पीसीआर में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। माइक्रो इंजेक्शन हम यूज करेंगे एनिमल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के लिए, बिल्कुल सही है। इन बायोलिस्टिक मेथड जीन ट्रांसफर में जो माइक्रो पार्टिकल यूज करते हैं वो गोल्ड और टंगस्टन के बने होते हैं, उसके ऊपर हम पॉइजन डीएनए को कोट करते हैं। तो आप सीधी सी बात है, पहला स्टेटमेंट गलत है, 3 सही है। तो इसका मतलब गलती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड थर्ड का सोर्स इकोलाई है, नहीं। यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, देखो H से हीमोफिलस, IN से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर एंड रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और वही सेम क्वेश्चन कितने सही और कितने गलत आपको पता करने हैं। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका बच्चों, बड़े ध्यान से और बड़े ही जल्दी से। 4 स्टेटमेंट थोड़े बड़े हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसके अंदर कुछ ज़्यादा टाइम लगाएंगे। पॉज कर लिया करो, अगर आपको यूँ लग रहा है टाइम जल्दी खत्म हो रहा है तो कोई इशू नहीं, थोड़ी सी क्विज पॉज हो जाएगी तो आपकी अपने लेवल पे चलती है, ठीक है। तो ओवरऑल आप पढ़ोगे तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही क्या है, सही है। द 2 कोर टेक्निक्स दैट enabled birth of the modern बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, बिल्कुल सही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जबकि इसमें वेरिएशन आती है किसमें, सेक्सुअल में। क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसको हम ओराइसाइट कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है रेप्लिकेशन के लिए। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन पे जो काटता है वो रिस्ट्रिक्शन मतलब स्पेसिफिक लोकेशन की बात चल रही है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। फिर आपको 2 कॉलम दे दिए गए हैं एंड ये कॉलम लगभग पिछले कॉलम के साथ से ही हैं। बस 2 ही ऑप्शन हैं जो थोड़े बहुत चेंज हुए होंगे, अदरवाइज
एज इट इज़। इसमें मैं थोड़ा टाइम नहीं देना चाहूँगी क्योंकि ये कॉलम जैसे फटाफट मैच होंगे, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको थोड़ा सा भी टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सही आंसर फटाफट चैट बॉक्स में आ जाने चाहिए बिना कहे। और देखो हर बार बोलना पड़ता है, इतनी मेहनत की जा रही है, आपको भी पता चल रहा होगा। देखो एक चीज़ मुझे यहाँ बताओ सब बच्चे कि क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि आपको जो ये 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस क्विज में, ये सारे के सारे उस पर्टिकुलर चैप्टर के हर एक सेगमेंट को कवर कर रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ से एनटीए अपना एमसीक्यू ले सकता है। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं चैप्टर के हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पिकअप करूं, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर इस क्विज के अंदर आपका एक रिकॉलिंग हो जाए। ठीक है, रिकॉल हो जाए। तो आप सब इस बात से एग्री हैं या नहीं? तो मतलब एग्री हैं तो मेक से थम्स अप। ठीक है, अगर नहीं एग्री हैं तो बताओ कि आपको कहाँ लग रहा है, ऐसा कौन सा सेगमेंट लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी का जहाँ से हमने क्वेश्चंस नहीं उठाए। बायोटेक्नोलॉजी की मेन है कि प्रिंसिपल कैसा है, एंडो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या होते हैं, पैलिट्रोमिक सीक्वेंस क्या है, आ जाएंगे अपकमिंग क्वेश्चंस में। प्रोसीजर पे हम सारी बात करेंगे, वेक्टरलेस मेथड पे बात करेंगे, पीबीआर 322 पे क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर पे है, डाउन स्ट्रीमिंग पे है, प्रोब्स तक पे क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक जोन से क्वेश्चन मैं तो कर रही हूँ कवर। फिर भी अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं है तो प्लीज़ उस चीज़ को मेंशन करो, कहाँ ऐसा जोन लग रहा है जहाँ से आपका क्वेश्चन स्किप हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं और ध्यान रखूंगी इस चीज़ का, बट आई थिंक मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, फिर भी जितनी एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ, ठीक है, उतना रिस्पॉन्स दे दिया करो यार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका हम आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। इथिडियम ब्रोमाइड का हम यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए। सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। माइक्रो इंजेक्शंस का हम यूज़ करते हैं माइक्रो इंजेक्शन ना, हाँ, माइक्रो इंजेक्शन का वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ डीएनए एट 3 प्राइम। पीसीआर के अंदर जो यूज हो रहा है उसको आप क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो हम लोग क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस डीएनए का अगर फोटोस्टैटिक आर्टिफिशियली थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए तो हम पीसीआर करते हैं। तो पीसीआर करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एक ऐसा एंजाइम जो हाई डिग्री टेम्परेचर पे काम कर सके, और एक हमें क्या चाहिए, प्राइमर्स चाहिए। क्योंकि प्राइमर जो होते हैं वो डीएनए की, ये मान लो, सॉरी, ये डीएनए की स्टैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहाँ पे आके ये जो प्राइमर है 5 to 3 डायरेक्शन में चिपक जाएगा, और फिर यहाँ पे आता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा? टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो कि इसको देखें न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्राइमर की बात चल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेंस अपने आप में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक पैथोजन है, ट्रांसफर करता है नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल के अंदर। सिमिलरली एनिमल के अंदर भी नॉर्मल सेल को कैंसेरियस सेल के अंदर कन्वर्ट करने का इनमें से कौन कर सकता है? रिट्रो वायरस, डीएनए वायरस, राइबो वायरस, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ना बना के हम अलग अलग चैप्टर्स को मर्ज करके पूछने की बात। देखो ये बायोटेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन मैंने इसको रिलेट किया है किसके साथ? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। वहाँ आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रिट्रोवायरस के पास होती है। रिट्रोवायरस वो वायरस होता है जिसका जेनेटिकल मटीरियल आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने किया था? पहला आरडीएनए, यानी कि ये फॉरिजन डीएनए है, इसको हमने वेक्टर के साथ जोड़ दिया। वेक्टर प्राइम पे तो हम प्लाज्मिड ही रखते हैं, ये अगर वो नहीं है तो हम कोई वायरस की हेल्प लेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आरडीएनए, या काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं इसको, बोला जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये आरडीएनए किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो हम लोगों ने इंटरस्टोल जीन को किसी वेक्टर के साथ जोड़ा, आरडीएनए बनाया,
उस आरडीएनए को हमने होस्ट सेल में डाला, अब होस्ट सेल में वो जीन जाके स्पेसिफिक काम करेगा। तो उस होस्ट सेल को हम एक पर्टिकुलर बड़े से कंटेनर में रखते हैं, उसको बायोरिएक्टर कहते हैं, और वहाँ से उस प्रोडक्ट को निकालते हैं और फिर उसके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसमें वहाँ से सेपरेशन करेंगे उस प्रोडक्ट का और फिर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप टू डिफरेंशिएट नॉन रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि हम सिलेक्टेबल मार्कर जो डेवलप करते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कौन सा ऐसा होस्ट है जिसके अंदर हमारा फॉरेजन डीएनए चला गया और कौन सा ऐसा होस्ट है जिसमें हमारा फॉरेजन डीएनए नहीं गया। जो चला गया वो रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो कैसे पता चलेगा? एबिलिटी टू सेपरेट देम अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, एबिलिटी टू नॉट प्रोड्यूस कलर, नन ऑफ दीज। तो आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट में हेल्प करेगा उनका कलर। देखो मैंने पहले भी बता दिया, एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है और उसके अंदर एक जीन है और वो जीन क्या करता है, एक ऐसा एंजाइम बनाता है कि किसी क्रोमोजेनिक मटेरियल में वो कलर देता है ब्लू। ये तो कंडीशन है किसकी, एक नॉर्मल। अब इस बैक्टीरिया को हमने कर दिया अब नॉर्मल, क्योंकि उसका जो ये सेगमेंट था ना, इसके अंदर हमने हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे नो एंजाइम फॉर्मेशन तो नो कलर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो सेल है वो कैसी सेल है, रिकॉम्बिनेंट है, और जबकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वेक्टर PBr322 हियर इज, बताओ भी, एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है, दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, तीन सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, या कोई सिलेक्टेबल मार्कर होता ही नहीं है। PBr 322 एक बहुत ही आइडियल आर्टिफिशियली बनाया हुआ प्लाज्मिड है जो कि इकोलाई के अंदर डाला जाता है। स्पेसिफिक इकोलाई के अंदर बच्चों कोई भी खुद का प्लाज्मिड नहीं होता है। तो इसके पास दो सिलेक्टेबल मार्कर है, एक तो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए फ्रेगमेंट को हमें सेपरेट करना है, किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। छोटे होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, बड़े होंगे तो वो कम मूवमेंट करेंगे। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ये मे बी काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर नहीं पता तो इसको प्लीज़ नोट कर देना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप करो, वेट करो, वॉच करो कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑल्दो आपको पता है कि डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो बड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो छोटे होंगे वो आगे जाएंगे। तो ये जो इफेक्ट होता है उसको सिविंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सिविंग इफेक्ट बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट जो बड़े होंगे वो पीछे, छोटे होंगे वो। डीएनए फ्रेगमेंट पे चार्ज कैसा होता है बच्चों, कितने बच्चों को पता है डीएनए फ्रेगमेंट्स पे चार्ज? जल्दी बताओ। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे आंसर्स नहीं देख पा रही हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि बस ठीक है प्रीमियर चल रहा है तो मैम को क्या, मैं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ, है ना। तो मैं ऑन द स्पॉट तुम्हारे सबके आंसर्स देख पा रही हूँ कि कितने सही और कितने गलत कर रहे हैं। ऑल्दो अभी नाम नहीं अनाउंस कर सकती, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी मेरे नज़रों से जरूर निकल रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट पे चार्ज कौन सा क्या लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डीएनए फ्रेगमेंट में नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव पॉल की तरफ भागता है। बड़ा डीएनए पीछे रह जाएगा, छोटा डीएनए आगे निकल जाएगा। दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड इन 1963। वन ऑफ दीज कट डीएनए वाइल अदर। फर्स्ट ऐड कर देगा प्रोपाइल ग्रुप ऑफ डीएनए, ऐड कर देगा इथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए, ऐड कर देगा मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए, और नन ऑफ दिस। देखो बच्चों ये क्वेश्चन की स्टोरी अभी अभी मैंने बताई है कि एंडो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट सेल में ही होते हैं, यूकैरियोटिक में होंगे नहीं। प्रोकैरियोटिक में वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफाज से, ठीक है। बैक्टीरियोफाज का डीएनए जब अंदर आ जाता है तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस फोरेजन डीएनए को काट देते हैं। तो हमारे दिमाग में आता है तो खुद वाले को क्यों नहीं काट पाया, तो खुद वाले को इसलिए नहीं काट पाया क्योंकि खुद वाले डीएनए को वो मिथाइलेटेड ग्रुप से जोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर इज सूटेबल फॉर द प्लांट्स? प्लांट्स के लिए कौन सा है? तो देखो यहाँ पे वेक्टरलेस मेथड की बात चल रही है प्लांट के लिए। वैसे तो हम प्लांट के लिए बताओ कौन सा है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का नाम किसी को पता है क्या? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑलवेज यूज एज
vector जेनेटेड मैथड फॉर जीन ट्रांसफर इन अ प्लांट। तो जेनेटिक इंजीनियर नेचुरल माना जाता है, एग्रोबैक्टीरियन ट्यूनिफिकेंस और जीनगन मैथड जो है बायोलॉजिस्टिक मैथड, यानी कि जीनगन मैथड भी बोलते हैं इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, जीनगन मेथड, जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 कॉलम, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ऐसे वाला, और 4 ऑप्शन, तो मतलब तीनों कॉलम की बातें एग्जैक्ट सही होगी तभी आपका ऑप्शन जो है सही होगा। बहुत ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सिलेक्टेबल मार्कर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पीवीआर 322 और बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये वाईएसी और बीएसी आपको याद है कहाँ आ रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है फर्स्ट, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है एम्फिसिलिन जीन, जो कि रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये एंजाइम है लेकिन रैंडम कटिंग नहीं कर रहा। पीबीआर 322 एक क्लोनिंग वेक्टर है लेकिन लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। और BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक होस्ट सेल है जो आइसोलेशन करती है, डीएनए का नहीं, ये एक वेक्टर है। Purified DNA ultimately precipitated out after the addition of chilled ethanol. This DNA that separate out can be removed by, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने कोई सेल लिया, उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम डाले ताकि हम वहाँ से अपना इंटरेस्ट ऑफ मतलब वहाँ से मतलब कोई सेल है उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम डाले, ठीक है, और वहाँ से फिर हमने DNA निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मेथड को हम क्या करेंगे, तो उस मेथड को हम बोलते हैं स्पूलिंग। मतलब क्या चल रहा है, देखो कोई होस्ट सेल कौन कौन सी हो सकती है, जरा सोचो। होस्ट सेल, कोई प्रोकैरियोटिक सेल, कोई यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक में कोई एनिमल सेल भी हो सकती है और कोई प्लांट सेल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई फंजाई सेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इन सारी सेल से हम लोग काफ़ी सारे, जैसे कि फंजाई है तो काइटिन का यूज़ करेंगे, कोई बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम का यूज़ करेंगे, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है तो सेलुलोज का एंजाइम का यूज़ करेंगे। तो इन एंजाइम का जब यूज़ करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ये सेल के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। अब उसमें से हमें सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम चिल्ड अल्कोहल के अंदर इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा डीएनए या जेनेटिकल मटेरियल है वो ऊपर आ जाएगा। उसको फिर एक सिंपल छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू हम स्पूल आउट कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्पूलिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, करेक्ट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। रिकॉग्नाइजेशन वो सीक्वेंस होती है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आगे कट करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे सही रिकॉग्नाइजेशन जो सीक्वेंस है वो कौन सी है। तो 2 है। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों को बाम HI का नहीं पता हो, लेकिन अगर आप इको RI का जानते हो तो सही जो स्टेटमेंट है, सॉरी जो सही आंसर है उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो 4 है, 4 में से अगर इको RI का सही सीक्वेंस रिकॉग्नाइजेशन आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालना बड़े ही आसान होगा, ठीक है बच्चों। तो फटाफट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। अगर किसी बच्चे को नहीं पता बाम H1 का तो ये याद करें ना, ये है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस इको RI की GAATTC। नेक्स्ट पैलिड्रोमिक, जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली कैसी सीक्वेंस होती है, पैलिड्रोमिक सीक्वेंस होती है। तो पहचान दो, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से सही पैलिड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी है। तो लिंक टू लिंक, अगर आपके बायोटेक्नोलॉजी में जितने क्वेश्चंस हैं, जितने टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन सबसे क्वेश्चंस मेरे कवर अप हो जाएंगे। तो देखो आपके, एक तो आप अपना स्कोर ही मेंशन नहीं करते, तो पॉजिटिव फीडबैक तो बहुत दूर की बात है। तो फिर भी अगर आपको यूँ लगता है कि आपको क्विज में सच में बहुत मज़ा आता है ना, तो चैट बॉक्स में अपनी चटर पटर करने से बेटर है कि आप फाइनली मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको जो ये क्विज है इसके क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और ऐसी क्विज आपको कैसी लग रही है, ठीक है। बी ऑनेस्ट, स्कोर तो मेंशन करते ही नहीं हो, इनफैक्ट पॉजिटिव फीडबैक की तो उम्मीद ही नहीं रख सकते आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ यार कर दिया करो ऐसा, ठीक है। तो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसको इस डायरेक्शन से चाहे किसी डायरेक्शन में पढ़ो, 3 to 5 या 5 to 3 दोनों में सेम आएगा। जैसे इधर पढ़ते हैं GAATTC आ रहा है, ये तो इधर से पढ़ने में, अगर हम इधर से पढ़ते हैं तो सेम चीज़ें आ रही है GAATTC, ये होती है पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज करना है आपको एक प्रोसेस जिसके अंदर PCR की सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, बता दो
अरेंज द प्रोसेस दैट अकर इन पीसीआर इन सीक्वेंस। 3 स्टेप में पीसीआर कंप्लीट होता है बच्चों, है ना। तो ये तीनों सीक्वेंस कौन सी होगी, फटाफट मेंशन कर दो। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर कोई बच्चा होगा जो इसको पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी करके बैठा है और उसको ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। 3 स्टेप्स में होते हैं, पहले हम डीनेचुरेशन करवाते हैं, फिर एनेलिंग कराते हैं, फिर एक्सटेंशन होती है। 3 स्टेप में पीसीआर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कॉलम से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, दोनों कॉलम को मैच कर दो। कॉलम को मैच करना अब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉलम्स मैच करने वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक टर्म देके उसका एक हिंट भी, अगर आपका टर्म क्लियर है तो उस हिंट से आप बिल्कुल आसानी से सही कॉलम को मैच कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपकी सही हो, ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसका सही आंसर है लास्ट, क्या है देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी, एली जेफरी ने दी थी, ठीक है। सेकंड बी, लार्जेस्ट जीन कौन सा है, डायसोट्रोफिन जीन है, देखो जेनेटिक्स का क्वेश्चन। फिर आपसे पूछ रहा है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में निकल के आई थी। और लास्ट है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो इसका आंसर रह जाएगा ये वेरिएशन है जेनेटिकल लेवल पे, ठीक है। तो अब आपको यूँ लग रहा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लार्जेस्ट जीन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, पॉलीमॉर्फिज्म, टोटली ये काम चल किसके लिए रहा है, जेनेटिकल मटीरियल पे, ठीक है। और जेनेटिकल मटेरियल की कटाई छटाई और कहीं जुड़ाई, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जेनेटिकल मटेरियल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत ही सारी थ्योरी लिखी हुई है अबाउट द एडवांटेज ऑफ बायोरिएक्टर, देन यूज कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम रादर देन द बैच कल्चर सिस्टम। ओ यानी कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, बट अगर तुम कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बैच कल्चर सिस्टम और कंटिन्यूस सिस्टम दोनों एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट फॉर्म में। और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट पढ़ दो यार। अगर नहीं आ रहा है ना तो स्किप करो, अगर आ रहा है तो पॉज करके पढ़ लो, इतनी सी बात है, ठीक है। कोई भागे तो जा नहीं रहे हैं हम लोग। सो बच्चों, इसका एडवांटेज बताना है आपको। तो पहला है इट प्रोवाइड ग्रोथ कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन। यानी कि देखो बायोरिएक्टर में एक तरफ से मटेरियल आ रहा है और एक तरफ से मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो ये होता है कंटिन्यूस। बैच के अंदर पहले एक प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसको निकाला जाएगा, तो ये होता है बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के पास सब होना चाहिए एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के फीचर आपके एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब कर रखे हैं। उसके पास ओराइसाइट होनी चाहिए, और अरे मैं क्यों बता रही हूँ तुम्हें, खुद को पता होना चाहिए ना, ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब 3 तो होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, हो भी नो हो भी, दोनों भी, तो मैं नहीं बताऊंगी, खुद को पता होना चाहिए। सो इसका आंसर है सेकंड। तो वो कह रहे हैं कि भाई रेप्लिकेशन के लिए ओराइसाइट होनी चाहिए, हाई नंबर और सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो मेनी रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मान लो ये कोई प्लाज्मिड है, वो इको आ रहा है कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ से भी कट कर देगा, यहाँ से भी कट कर देगा, यहाँ से भी कट कर देगा। तो हमारे प्लाज्मिड के तो कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े, तो ये बेचारा क्या कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन साइट नहीं होनी चाहिए सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट साइट आपको मिलनी चाहिए फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम इकोलाई के अंदर, और उस इकोलाई को हम एगार प्लेट पे छोड़ रहे हैं जहां पे टेट्रासाइक्लिन है, तो भाई ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन वाली जो इकोलाई है उसका क्या हाशर होगा, यानी कि उसके साथ क्या किया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि एक डीएनए है, उसके अंदर एक प्लाज्मिड है, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया, और उस प्लाज्मिड को हमने किस में डाल दिया, इकोलाई को। उस इकोलाई को पकड़ के हमने ऐसे एगार प्लेट पे छोड़ दिया जहां पे टेट्रासाइक्लिन है। तो अब वो इकोलाई की सेल क्या करेगी, ऐसी इकोलाई की सेल जिसके अंदर वो
जीन जा चुका है वो तो कंटिन्यूस ग्रोथ करेगी, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं वो तो कंटिन्यूस ग्रोथ करेंगे, लेकिन जो नॉन ट्रांसफर होंगे वो मर जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इकोलाई के पास नेचुरली कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर तो बहुत दूर की बात है, कोई फैक्टर भी नहीं होता है। PBR 322 इकोलाई के लिए बनाया गया आर्टिफिशियल फैक्टर है। The transfer of genetical material from one bacteria to another through the mediation of a vector like virus is termed as, क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। तो बता दो भाई, हमें जेनेटिकल मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ बीच में जो वेक्टर यूज़ करेंगे वो वेक्टर क्या होगा, और उस वेक्टर के थ्रू, वेक्टर तो आपको बता ही दिया वायरस है, बैक्टीरियोफाज, टर्म क्या देंगे, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस बताना है। हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज to facilitate, first option है binding of DNA to the cell wall, uptake of DNA through membrane transport protein, uptake of DNA through transient pore in the bacterial cell wall, and last है expression of antibiotic resistant gene। तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए। देखो हर एक जगह से क्वेश्चन है, हर एक जगह से इतनी मेहनत की जा रही है कि अच्छा इस टॉपिक से भी हो गया, इस टॉपिक से भी हो गया, सारे टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं। द रोल ऑफ DNA लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल इज, तो किसका यूज करोगे भाई यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू DNA फ्रेगमेंट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्टिकी एंड ऑफ द DNA फ्रेगमेंट, लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेस, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपको जोड़ना है। रोल ऑफ DNA लाइगेज, लाइगेज क्या करता है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, लाइगेज जो होता है वो दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में फोस्फोडाई, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर है ना, तो वो यहाँ और यहाँ वालों के बीच में क्या बना देगा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ठीक है, तो सही आंसर है टू DNA फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडेड एंजाइम। तो भाई कौन सा नहीं मैच कर रहा, नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडेड एंजाइम, तो मैच नहीं कर रहा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसके अंदर 3 मैच कर रहे हैं। तो देखो भाई, बैक्टीरिया से छीनना है तो लाइसोजाइम का यूज़ करो, प्लांट से छीनना है तो सेल्यूलोज का, एल्गा से छीनना है तो मिथाइलेज काम नहीं आएगा, एल्गा इज ऑल्सो प्लांट सेल, तो सेल्यूलोज का यूज़ करेंगे, और फंगस है तो काइनेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद DNA टू बी बॉम्बार्डेड विद द जीन गन आर मेड अप ऑफ, ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। ये हम लोग पहले क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन में आ चुका था। देखो एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो होते हैं ना, वो 4 ऑप्शन अपने नए 4 क्वेश्चंस को लेके बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम जीन गन मैथड से, तो जो वो पार्टिकल होता है वो गोल्ड एंड टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। तो बता दो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हम यूज करेंगे वेक्टर जीन के अंदर और किसके अंदर, हायर ऑर्गेनिज्म में, फॉर द क्लोनिंग ऑफ जीन इनटू द हायर ऑर्गेनिज्म, बकालोवायरस, सैल्मोनेला, टाइफिमोरियम, राइजोपस, नाइग्रिकस एंड रेट्रोवायरस। देखो हायर ऑर्गेनिज्म है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम यूज़ करें रेट्रोवायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोड्यूस इन्वॉल्व प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, बताओ भाई इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है यहाँ पे, तो बता दो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसिएंट पोर का फॉर्मेशन करेंगे सेल मेम्ब्रेन पर, ताकि हम अपना इंटरेस्ट ऑफ जीन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें।
हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देखो ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर हमारा इंटरेस्टोव जीन इनकॉर्पोरेट हो चुका है, अगर नहीं चला गया तो फिर उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कैसे पहचानोगे, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट इन अ वेक्टर डीएनए, प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए इनटू वेक्टर डीएनए रिजल्ट इन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ selectable marker, antibiotic resistance get inactivated due to the insertion of alien DNA, both B and C। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इसका ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब सही आंसर आएगा 4th। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ PBR 322 वेक्टर। 4 ऑप्शन दिए हैं, नोट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब 3 तो है और 1 नहीं है, वो 3 कौन सी हैं और 1 नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वाइडली यूज वर्सेटाइल एंड इजीली मैनिपुलेटेड वैक्टर, दो रेजिस्टेंट जीन है, इट डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर SAL1। क्यों नहीं होती, देखो आपको अगर डायग्राम याद हो ना तो पता चल जाएगा। दो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन है, यहाँ ओराई साइट है, ये रॉप रीजन है। तो देखो 3 साइड तो आपकी ये पड़ी यहाँ पे, ठीक है, 2 साइड यहाँ पे रहती है, PUV फर्स्ट और PST, और यहाँ पे हमारे पास बाम की और साल की, ठीक है, और एक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो ये आपको PBR 322 का डायग्राम, तो SAL1 के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जबकि ये कह रहा है नहीं है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफेरेक्शन इज द टर्म यूज टू डिनोट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफेरेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ट्रांसफेरेक्शन एक ऐसी टर्म है जिसका हम यूज करेंगे किसको डिनोट करने के लिए। अपना एक बार आंसर लिखो, सही आंसर आपको अभी पता चल जाएगा। ट्रांसफेरेक्शन बहुत अच्छी टर्म है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी। अगर नहीं आ रहा है तो स्किप करो और प्लीज इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में अगर नहीं पता है तो। नॉन वायरस मेडिकेटेड जीन ट्रांसफर अगर हम एनिमल सेल में कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेक्शन। अरेंजमेंट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको सही अरेंज में बताना है। बेसिकली ये 7 स्टेप आपके बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसीजर में ही है, तो आपको बहुत अच्छे से इन 7 स्टेप्स को अरेंज करके बताना है कि सही सीक्वेंस जो है इन 7 के 7 स्टेटमेंट की बनेगी, ठीक है। तो बच्चों इसकी सीक्वेंस एज इट इज रहेगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाएंगे, फिर उस जेनेटिकल मटेरियल को एगरोज जेल पे भगाएंगे, फिर इल्यूशन ऑफ बैंड मतलब एगोराज जेल से हम ऐसे सेपरेट आउट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर फोरेजन जीन के साथ कुछ एगोराज जेल भी आ जाती है, इसको प्रोसेस को इल्यूशन बोला जाता है। फिर वहाँ से DNA को अलग कर देंगे, फिर उसको जोड़ेंगे वेक्टर के साथ, फिर उसको होस्ट में डाल देंगे तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और फिर हम उसका क्लोनिंग भी कर सकते हैं। तो सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, बाम H1 रिस्ट्रिक्शन साइट BBR 322 में होती है, कहाँ होती है, क्वेश्चन ये है। अभी भी बताया वैसे तो मैंने तुम लोगों को, मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए था बट मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। बट आपको PBR 322 के क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाएंगे आपको ये चीज़ इस क्वेश्चन से पता चल रही है। तो इतना प्यार से तुमने अभी तक PBR 322 वाले डायग्राम को नहीं देखा है, तो अभी तक नहीं देखा है तो अच्छे से उसको खा जाओ बुरी तरीके से। टेट्रासाइक्लिन जो जीन होता है ना उसके अंदर बाम H1 और SAL1 इन दोनों की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, इसको अच्छे से याद कर लो पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंट सेल फॉर्मेशन इंक्लूड्स। तो कॉम्पिटेंट सेल में बनाने के लिए हम इनमें से किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, 4 स्टेटमेंट बता दो भी। मतलब एक सेल है उसको हम अपनी हो सेल बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम हमारा इंटरेस्ट ऑफ DNA जो है वो अंदर डालना चाह रहे हैं, तो उस सेल को या तो वो सीधी तरह तैयार हो जाए, अगर नहीं तैयार होगी तो हम उस सेल के साथ बहुत बड़ा बुरा अत्याचार करने वाले हैं उस सेल के ऊपर। तो वो अत्याचार क्या है उसकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो हम उस सेल को पहले तो CaCl2 ट्रीटमेंट देंगे, फिर उसको बर्फ पे छोड़ेंगे, ठीक है, RDNA के साथ, फिर उसको हीट शॉक देंगे, ठीक है,
कितने डिग्री पे, बट 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वापस उसको बर्फ पे छोड़ देंगे। तो ये इतना बुरी तरीके से बर्ताव जब किसी सेल के पास करेंगे तो वो सेल चिल्ला चिल्ला के बोलेगी हाँ बोल, डाल दो जो डालना है, जिसका जेनेटिकल मटेरियल डालना है, कैसे भी डालना है, बस डाल दो, मुझे छोड़ दो। कभी बर्फ पे लेटा रहे हो यार, कभी तुम इतनी गर्मी में सुला रहे हो, फिर वापस से बर्फ पे लेटा रहे हो, तो मतलब तुमने झंड कर दी मेरी जिंदगी। डाल दो इसमें जितना कचरा, जितना जेनेटिकल मटेरियल जिसका डालना है वो सब डाल दो, है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेंस, जो मैं बात कर रही थी ना, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है इसको। तो ये भी अपने आप में बड़ा ही शहंशाह बैक्टीरिया है। प्लांट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं हम इसी वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो पर इसको अच्छा बनाया है, ये बाय नेचर अच्छा नहीं है ज़्यादा। क्यों अच्छा नहीं है, ये भी हम प्रीवियस क्वेश्चन से ही डिस्कशन कर चुके हैं। ये नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वही चीज़ है कि इसके पास एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि मॉडिफाइड इनटू अ वेक्टर विद इन नो मोर पैथोजेनिक। अगर हम उस टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाइड कर दें और उसमें हम हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन डाल दें तो फिर वो पैथोजेनिक नहीं रहेगा। PUB फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन साइट PBR में कहाँ होती है, देखो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने PBR 322 का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना, उसमें आपको पूरे बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, जो मैं भूल गई थी कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मुझे लगा नहीं आएंगे तो मैंने डाल दी थी। बट टेट्रासाइक्लिन में 2 है, एम्फिसिलिन में भी 2 है। टेट्रासाइक्लिन की 2 आपको पता है तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर से है कि जो कंटिन्यूस कल्चर का मीनिंग क्या है, ठीक है। ऑल दो मैंने बता दिया है। अब भी अगर ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा गलत होता है ना, तो बेटा तुम, मुझे नहीं पता क्या करोगे। तुम अपनी पानी की बोतल का ढक खोलो, उसके अंदर पानी डालो और अपनी नाक डबोलो इसके अंदर, है ना। इससे ज़्यादा बेइज्जती तुम्हारी मैं नहीं कर सकती, ठीक है। सो ये थे बायोटेक्नोलॉजी के बड़े ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। मतलब कंटिन्यूस कल्चर का मतलब होता है एक साइड से मीडियम जा रहा है और दूसरी टाइम से फ्रेश मीडियम ऐड कर रहे हैं, एक से ड्रेन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। ये थे बच्चों 50 MCQ ऑन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर से। मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे चैप्टर के किसी भी कोने टॉपिक टर्म पे मैंने क्वेश्चन स्किप किया है। अगर फिर भी लगता है तो आप मेंशन कर दो, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जो आपकी हैबिट में नहीं है ना। तो 100 बच्चे कमेंट करोगे। अब अगर जो बच्चे, सारे बच्चे मुझे अपना स्कोर और पॉजिटिव फीडबैक देंगे तभी नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पे मैं MCQs पुट करूंगी। अदरवाइज बेटर हो तुम लोग, कुछ नहीं करने वाले तुम लोगों के लिए फिर मैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, सारे बच्चे बुरे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे बहुत महान आलसी किस्म के होते हैं। बट प्लीज़ कुछ तो पॉजिटिव फीडबैक दोगे तभी मैं तुम्हारे लिए काम कर पाऊंगी। सो नेक्स्ट क्विज में एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।